संयुक्त परिवार की छोटी बहू बने हुए दीप्ति को 1 महीना ही हुआ था कि उसने घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस किया। कुछ दिन तो विवाह के रस्मों व हनीमून में हंसी खुशी बीत गए, पर अब नियमित दिनचर्या शुरू हो गई थी। आकाश ऑफिस जाने लगा था और सासू माँ पार्वती, ससुर महेश, जेठ संजीत, जेठानी वंदना और उनकी बेटी सिया का पूरा रूटीन अब दीप्ति को समझ में भी आ गया था। संजीत घर पर ही रहते थे। दीप्ति को बताया गया था कि वे क्रॉनिक डिप्रेशन के मरीज हैं। इसके चलते वे कहीं कुछ काम कर ही नहीं पाते थे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। यह बीमारी उन्हें कहाँ, कब और कैसे लगी, किसी को पता नहीं था। वे घंटों चुपचाप अपने कमरे में अकेले लेटे रहते थे। जेठानी वंदना के लिए दीप्ति के दिल में बहुत सम्मान व स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार वंदना के साथ बहुत रूखा सूखा था। वे हर वक्त वंदना को कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। वंदना चुपचाप सब सुनती रहती थी। दीप्ति को यह बहुत नागवार गुजरता। बाकी कसर सासू माँ की छोटी बहन गायत्री आकर पूरा कर देती थी। दीप्ति हैरान रह गई थी जब एक दिन गायत्री मौसी ने उसके कान में कहा, आकाश को अपनी मुट्ठी में रखना। इस वंदना ने तो उसे हमेशा अपने जाल में ही फंसा कर रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कस कर रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा कि वंदना के चक्कर से बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दे, पर आकाश माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। दीप्ति को हंसी आ गई थी। मौसी, आकाश पति है मेरे, कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े। और इस मामले में पंडित की क्या ज़रूरत थी। इस बात पर तो वहाँ बैठी सासू माँ को भी हंसी आ गई थी, पर उन्होंने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई थी। गायत्री ठीक कह रही है। बहुत नाच लिया आकाश अपनी भाभी के इशारों पर। अब तुम उसका ध्यान वंदना से हटाना। दीप्ति हैरान सी दोनों बहनों का मुंह देखती रही थी। एक माँ ही अपनी बड़ी बहू और छोटे बेटे के रिश्ते के बारे में गलत बातें कर रही है, वह भी घर में आई नई नवेली बहू से। फिर वह अचानक हंस दी तो सासू माँ ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आपकी बातों पर माँ। गायत्री ने डपटा, हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे हित की ही बातें कर रहे हैं। वंदना से दूरी ही रहना। गायत्री बहुत देर तक उसे पता नहीं कब कब के किस्से सुनाने लगी। वंदना रसोई से निकलकर वहाँ आई तो सबकी बातों पर ब्रेक लगा। दीप्ति ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उसकी भी छुट्टियाँ खत्म हो गई थी। आकाश और दीप्ति साथ ही निकलते थे, लौटते कभी साथ थे, कभी अलग। सुबह तो दीप्ति व्यस्त रहती थी, शाम को आकर वंदना की मदद करने के लिए तैयार होती तो वंदना उसे स्नेह से दुलार देती, रहने दो दीप्ति, ऑफिस से आई हो, आराम कर लो। नहीं भाभी, सारा काम आप ही करती रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं दीप्ति, मुझे आदत है, काम में लगी रहती हूँ तो मन लगा रहता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या टेंशन होती रहेगी खाली बैठने पर। दीप्ति उनका दर्द समझती थी। पति की बीमारी के कारण उसका जीवन कितना एकाकी था। सिया की भी चाची से बहुत बनती थी। दीप्ति उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद कर देती थी। 6 महीने बीत गए थे। एक शनिवार को सुबह सुबह वंदना की भाभी को फ़ोन आया। वंदना के मामा की तबीयत खराब थी। वंदना सुनते ही परेशान हो गई। इन्हीं मामा ने वंदना को पाल पोस कर बड़ा किया था। दीप्ति ने कहा, भाभी आप परेशान मत हो, जाकर देख आइए, पर सिया की परीक्षाएं हैं सोमवार से, मैं देख लूँगी सब, आप आराम से जाइए। तब सासू माँ ने उखड़े स्वर में कहा,
आज चली जाओ बस से, कल शाम तक वापस आ जाना। वंदना ने जी कहकर सिर हिला दिया था। उसका मामा मामी के सिवा कोई और था ही नहीं। मामा मामी भी निसंतान थे। दीप्ति ने कहा, नहीं भाभी, मैं आकाश को जगाती हूँ, उनके साथ कार में आराम से जाइए। यहाँ मेरठ से सहारनपुर तक बस में सफ़र समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जबकि इनके साथ जाने से आप लोगों को भी सहारा रहेगा। सासू माँ का मुंह खुला रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाई। पैर पटकते हुए इधर से उधर घूमती रही। क्या जमाना आ गया है, सब अपनी मर्जी करने लगे हैं। वहीं बैठे ससुर ने कहा, दीप्ति ठीक तो कह रही है, जाने दो उसे आकाश के साथ। सुनकर पार्वती को और गुस्सा आ गया। आप चुप ही रहे तो अच्छा होगा, पहले ही आपने दोनों बहुओं को सिर पर चढ़ा रखा है। आकाश बुरी बात जानने के बाद तुरंत तैयार होकर आ गया था। चलिए भाभी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। जब तक मामा जी ठीक नहीं होते हम वहीं रहेंगे। दीप्ति ने दोनों का नाश्ता करवाया और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया। संजीत बैठे तो वहीं थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। दोनों चले गए तो वे भी अपने बेडरूम में चले गए। शनिवार था, दीप्ति की छुट्टी थी। वह मेड अंजू के साथ मिलकर घर के काम निपटाने लगी। शाम तक गायत्री मौसी फिर आ गई थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे बहू से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए घर में उनका आना जाना लगा ही रहता था। उनका घर 2 गली ही दूर था। दोनों बहनें एक जैसी थी, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच। गायत्री ने आराम से बैठते हुए दीप्ति से कहा, तुम्हें समझाया था ना, अपने पति को जेठानी से दूर रखो। पार्वती ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूँ अब, कुछ भी समझ लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुरा कर चल देती है। दीप्ति मुस्कुराई, हाँ मौसी, आपने समझाया तो था, फिर आकाश को उसके साथ क्यों भेज दिया? वहाँ अस्पताल में मामी जी और भाभी को कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। गायत्री ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, दीदी, छोटी बहू को तो जरा भी अक्ल नहीं है। पार्वती ने ठंडी सांस लेते हुए फिर से कहा, क्या करूँ अब दीदी, जरा भी असर नहीं है इस पर मेरी बात का, बस मुस्कुरा कर चल देती है। दीप्ति घर का काम खत्म कर सुस्ताने के लिए लेटी तो गायत्री मौसी वहाँ आ गई। दीप्ति उठकर बैठ गई और बोली, आओ मौसी। आराम से बैठते हुए गायत्री ने पूछा, तुम कब सुना रही हो खुशखबरी? पता नहीं मौसी। बोली, क्या मतलब? पता नहीं मतलब, अभी सोचा नहीं? देर मत करो, औलाद पैदा हो जाएगी तो आकाश उसमें व्यस्त रहेगा, कुछ तो भाभी का भूत उतरेगा सिर से। और आज तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए। मैंने सुना है सिया आकाश की ही संतान है। संजीत के हाल तो पता ही है सबको। दीप्ति भौचक्की सी गायत्री का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही हो मौसी? हाँ बहू, सब रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं। दीप्ति पल भर कुछ सोचती रही, फिर सहजता से बोली, छोड़िए मौसी, कोई और बात करते हैं। अच्छा, चाय पीने का मूड बन गया है, चाय बना कर लाती हूँ। गायत्री हैरानी से दीप्ति को जाते देखती रही। इतने में पार्वती भी वहीं आ गई। गायत्री को हैरान देख बोली, क्या हुआ? अरे यह तुम्हारी छोटी बहू कैसी है? इसे कुछ भी कह लो, अपनी धुन में ही रहती है। पार्वती ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, धोखा खाएगी किसी दिन, अपनी आँखों से देख लेगी तो आंखें खुलेंगी। हम बड़े अनुभवी लोगों को कौन सुनता है आजकल। दीप्ति ने टीवी देख रहे ससुर जी को एक कप चाय दी, फिर जाकर वंदना के बेडरूम में देखा। संजीत गहरी नींद में था। फिर पार्वती और गायत्री के साथ चाय पीनी शुरू की थी कि दीप्ति का मोबाइल बज उठा। आकाश का फ़ोन था। बात करने के बाद दीप्ति ने कहा, माँ, भाभी जी के मामा जी को
3-4 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। ये छुट्टी ले लेंगे और भाभी को साथ लेकर ही आएंगे। मैंने भी यही कहा है। वहाँ आप दोनों देख लो, यहाँ तो हम सब है ही। पार्वती ने डपटा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जो वंदना चाहती है आकाश वही करता है। तुमसे कहा था ना, आकाश को उससे दूर रखो। आप चिंता ना करें माँ, मैं देख लूँगी। अच्छा, सिया आने वाली है, मैं उसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ और मैं भाभी के आने तक छुट्टी ले लूँगी, जिससे घर में किसी को परेशानी ना हो। दोनों को हैरान छोड़ दीप्ति काम में व्यस्त हो गई। गायत्री ने इसकी निश्चितता का आखिर राज क्या है दीदी? क्यों इस पर किसी बात का असर नहीं होता? कुछ समझ में नहीं आ रहा है गायत्री। 4 दिन बाद आकाश और वंदना लौट आए थे। वंदना और दीप्ति स्नेहपूर्वक लिपट गई। महेश वहाँ के हालचाल पूछते रहे। संजीत ने सब चुपचाप सुना, कहा कुछ नहीं। उनका अधिकतर समय दवाइयों के असर में सोते हुए ही बीतता था। उन्हें अजीब सी डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, जिसमें वे कभी चीखते चिल्लाते थे तो कभी घर से बाहर भागने की कोशिश करते थे। सासू माँ को वंदना फूटी आँख नहीं सुहाती थी, जबकि वे खुद ही उसे बहू बनाकर लाई थी। बेटे की अस्वस्थता का सारा आक्रोश वंदना पर ही निकाल देती थी। घर का सारा खर्च आकाश और दीप्ति ही उठाते थे। महेश रिटायर्ड थे और संजीत तो कभी कोई काम कर ही नहीं पाए थे। उनकी पढ़ाई भी बहुत कम ही हुई थी। 3 साल बीत गए। दीप्ति ने एक स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। नन्हे यश को सब जी भर कर गोद में खिलाते। वंदना ने ही यश की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। दीप्ति के ऑफिस जाने पर वंदना ही यश को संभालती थी। कई पड़ोस रिश्तेदार यश को देखने आते रहते और दीप्ति के कानों में मक्कारी से घुमा फिरा कर आकाश और वंदना के अवैध संबंधों की जानकारी का जहर उड़ेलते चले जाते। कुछ औरतें तो यहाँ तक मजाक में कह देती, चलो अब आकाश 2 बच्चों का बाप बन गया है। दीप्ति के कानों पर जूत ना रेंगती, जिसे देख सब हैरान होकर चुप हो जाते। वंदना और दीप्ति के बीच स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही गया था। दीप्ति जब भी बाहर घूमने जाती, डिनर पर जाती, वंदना और सिया को भी जरूर ले जाती। दीप्ति के कानों में गायत्री मौसी का कथा पुराण चलता रहता था। देख, तू पछताएगी, अभी भी संभल जा, सब लोग तुम्हारा ही मजाक बना रहे हैं। पर दीप्ति की सपाट प्रतिक्रिया पर पार्वती और गायत्री हैरान हुए बिना भी ना रहती। वे दोनों कई बार सोचती, यह क्या राज है, यह कैसी औरत है? कौन सी औरत इन बातों पर मुस्कुरा कर रह जाती है? समझदार है, पढ़ी लिखी है। आखिर राज क्या है उसकी इस निश्चिंतता का? 1 साल और बीत रहा था कि एक अनहोनी घट गई। सिया के स्कूल से फ़ोन आया। सिया बेहोश हो गई थी। आकाश और दीप्ति तो अपने ऑफिस में थे। यश को पार्वती के पास छोड़ वंदना तुरंत स्कूल भागी। आकाश और दीप्ति को उसने रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था। सिया को डॉक्टर देख चुके थे। उन्होंने उसे एडमिट कर कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी। वंदना आकाश के कहने पर सिया को सीधा अस्पताल ही ले गई। स्कूल में फर्स्ट एड मिलने के बाद वह होश में तो थी, पर बहुत सुस्त और कमज़ोर लग रही थी। आकाश और दीप्ति भी अस्पताल पहुंच गए थे। आकाश ने घर पर फ़ोन करके सारी स्थिति बता दी थी। सिया ने बताया था, सुबह से ही वह असुविधा महसूस कर रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे थे और वह शायद फिर बेहोश हो गई थी। हैरान तो सब तब हुए जब उसने कहा, कई बार ऐसा लगता है सिर घूम रहा है, कभी अचानक अजीब सा डिप्रेशन लगने लगता है। वंदना इस बात पर बुरी तरह चौंक गई। रोते हुए बोली, दीप्ति, यह क्या हो रहा है सिया को? संजीत की भी तो ऐसे ही तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी। क्या सिया भी? अरे नहीं भाभी, पढ़ाई का दबाव होगा। कितना तनाव रहता है आजकल बच्चों को। आप परेशान ना हो, हम सब हैं ना।
दीप्ति ने वंदना को तसल्ली दी। सिया के सब टेस्ट हुए। पार्वती और महेश भी यश को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। गायत्री मौसी संजीत की देखरेख के लिए घर पर ही रुक गई थी। रात को आकाश ने सबको घर भेज दिया था। अगले दिन दीप्ति संजीत को अपने साथ ही सुबह अस्पताल ले गई। वहां वे थोड़ी देर सिया के पास बैठे रहे। फिर असहज से बेचैनी से उठने बैठने लगे तो दीप्ति उन्हें वहां से वापस घर ले आई। वंदना सिया के पास ही थी। पार्वती ने दीप्ति को डपटा, संजीत को क्यों ले गई थी? माँ, सिया की बीमारी का पता लगाने के लिए भैया का DNA टेस्ट होना था, कहकर दीप्ति किचन में चली गई थी। दीप्ति ने थोड़ी देर बाद देखा पार्वती और गायत्री की आवाज़ें सिया के कमरे से आ रही थी। गायत्री जब भी आती थी सिया के कमरे में ही सोती थी। दीप्ति दरवाजे तक जाकर रुक गई। गायत्री कह रही थी, अब पोल खुलने वाली है, रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। बड़े आए हर समय भाभी भाभी की रट लगाने वाले। आंखें खुलेगी अब। कब से सब कह रहे हैं पति को संभाल कर रखो। आकाश पिता की तरह ही तो डटा है अस्पताल में। पार्वती ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे भी देखना है अब वंदना का क्या होगा। आकाश मेरी भी इतनी नहीं सुनता है जितनी वंदना की सुनता है। इसी बात पर गुस्सा आता रहता है मुझे तो। जब से वंदना आई है आकाश ने मेरी सुनना ही बंद कर दिया है। बाहर खड़ी दीप्ति का खून खौल उठा। घर की बच्ची की तबीयत खराब है और ये दोनों इस समय भी इतनी घटिया बातें कर रही हैं। अगले दिन सिया की सब रिपोर्ट्स आ गई थी। सब सामान्य था, बस उसका BP लो हो गया था। डॉक्टर ने सिया की अस्वस्थता के कारण पढ़ाई का दबाव ही बताया था। शाम तक डिस्चार्ज होना था। आकाश और वंदना अस्पताल में ही रुके। दीप्ति घर पहुंची तो गायत्री ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, सब ठीक है ना? वह जो DNA टेस्ट होता है उसमें क्या निकला? यह पूछते पूछते भी गायत्री की आंखों में मक्कारी दिखाई दे रही थी। दीप्ति ने आसपास देखा। महेश कुछ सामान लेने बाजार गए हुए थे। संजीत अपने रूम में थे। दीप्ति ने बहुत ही गंभीर स्वर में बात शुरू की, माँ, मौसी, मैं थक गई हूँ आप दोनों की झूठी बातों से, तानों से। माँ, आप कैसे आकाश और भाभी के बारे में गलत बातें कर सकती हैं? आप दोनों हैरान होती हैं ना कि मुझ पर आपकी किसी बात का असर क्यों नहीं होता? वह इसलिए कि विवाह की पहली रात को ही आकाश ने मुझे बता दिया था कि वे हर हालत में भाभी और सिया की देखभाल करते हैं और हमेशा करेंगे। उन्होंने मुझे सब बताया था कि आपने जानबूझकर अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे का विवाह एक अनाथ गरीब लड़की से करवाया जिससे वह आजीवन आपके रौब में दबी रहे। आकाश ने आपको किसी लड़की का जीवन बर्बाद ना करने की सलाह भी दी थी, पर आप तो पंडितों की सलाह के चक्कर में पड़ी थी कि यह ग्रहों का प्रकोप है जो विवाह बाद दूर हो जाएगा। आपकी इस हरकत पर आकाश हमेशा शर्मिंदा और दुखी रहे। भाभी का जीवन आपने बर्बाद किया है। आकाश अपनी देखरेख और स्नेह से आपकी इस गलती की भरपाई ही करने की कोशिश करते रहते हैं। वे ही नहीं, मैं भी भाभी की हर परेशानी में उनका साथ दूंगी। और रिपोर्ट से पता चल गया है कि संजीत ही सिया के पिता हैं। मौसी, आपकी बस इसी रिपोर्ट में रुचि थी ना? आगे से कभी आप मुझसे ऐसी बातें मत करना, वरना मैं और आकाश भाभी को लेकर अलग हो जाएंगे और इस अच्छे भले घर को तोड़ने की जिम्मेदार आप दोनों ही होंगी। हमें शांति से, स्नेह और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहने दे तो अच्छा रहेगा, कहकर दीप्ति अपने बेडरूम में चली गई। यश उसकी गोद में ही सो चुका था। उसे बिस्तर पर लिटाकर वह खुद भी लेट गई। आज उसे राहत महसूस हो रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया था
कि वह दोनों को सीधा करके ही रहेंगी। उनके रोज रोज के व्यंग्यों से वह थक गई थी और डीएनए टेस्ट तो हुआ भी नहीं था। उसे इन दिनों का मुंह बंद करना था, इसलिए वह संजीत को यूं ही अस्पताल ले गई थी। उसे इस बात को हमेशा के लिए खत्म करना था। वह कान की कच्ची बनकर आकाश पर अविश्वास नहीं कर सकती थी। हर परिस्थिति में अपना धैर्य संयम रखकर हर मुश्किल से निपटना आता था उसे। लेटे लेटे उसे पार्वती की आवाज़ सुनाई दी। अरे तुम कहाँ चली गई गायत्री? कहीं नहीं दीदी, जरा घर का एक चक्कर काट लूँ, फिर आऊँगी। और आज तो तुम्हारी बहू की निश्चितता का राज भी पता चल गया। एक बेटा तुम्हारा बीमार है, दूसरा कुछ ज़्यादा ही समझदार है। पहले दिन से ही सब कुछ बता रखा है बीवी को। कहती हुई गायत्री के पैर पटकने की आवाज़ दीप्ति को अपने कमरे में भी सुनाई दी तो उसे हंसी आ गई। पूरे प्रकरण की जानकारी देने के लिए उसने मुस्कुराते हुए आकाश को फ़ोन मिला दिया था, जिसे सुनकर आकाश को मन को शांति मिली। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।